नमस्कार एंड वेलकम बैक। बहुत बड़ी प्लानिंग्स हैं जो 4 डिफरेंट लेवल्स पर वो शुरू हो गई। शुरू होती है एक तो पीओके में आग लगी है, आपको मालूम है। उधर दूसरी तरफ से पुतिन ने बोल दिया कि वो एक ट्रेन को चलाना चाहते हैं मॉस्को से दिल्ली तक, जो पीओके के बीच में से होकर आएगी। तीसरा है कि अमेरिका का जो एम्बेसडर है उसने कश्मीर में जाकर कोई हरकत करी। और चौथा है कि 60 घंटे से लगातार जो प्लेन्स लैंड कर रहे हैं, कार्गो प्लेन्स मिलिट्री के, जो तुर्की से और चाइना से, वो पाकिस्तान को फोर्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और पांचवा है कि जो चाबहार पोर्ट है वो ऑलरेडी डेड है। वो हमारा क्राउन ज्यूल था, लेकिन वहां पर कोई भी काम नहीं हो रहा क्योंकि ईरान के अंदर वो युद्ध है। यही नहीं कह रहा हूं कि चाबहार पोर्ट हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन उस कब तक रिवाइव होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इवन कि जो हम आईमेक बनाने की कोशिश कर रहे थे भारत से लेकर यूरोप तक, उसके ऊपर भी कोई काम अभी तक शुरू हुआ नहीं है, जबकि बहुत बार मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो ये सारे आंकड़े बताते हैं कि अगर भारत को बचना है या आगे जाकर अपनी तरक्की करनी है, हमें 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया में, जो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे कंट्रीज वो हैं जहां पर आपको मिनरल्स, ऑयल और गैस अबंडेंस में है। और ये कंट्रीज वो हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। वो अपना सामान खुद नहीं बेच सकती क्योंकि उनके पास समंदर नहीं लगता। उनको कभी रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, कभी चाइना की परचेजेस के ऊपर या भारत के ऊपर। भारत डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकता क्योंकि हमारा कोई लैंड का रिलेशन नहीं है उनके साथ, और सी से लेके आना बहुत मुश्किल है। इसलिए बता रहा हूँ, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहा अगर हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। जैसे हमने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए चाबहार पोर्ट लिया था, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के कारण अब हमें कोई चारा नहीं है, अब हमें पीओके लेना ही पड़ेगा। पहले तो ये था कि हम कब लेंगे, अब ये है कितनी जल्दी लेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी लेंगे उतनी जल्दी काम होगा। और मोदी जी इस बार सेंट्रल एशिया में मीटिंग करने भी जा रहे हैं 31 अप्रैल को। दूसरा बात, उनका जो उज्बेकिस्तान का प्रधानमंत्री है वो भी भारत में आकर उनको बोल के गया है कि वी वांट अ लाइन बिटवीन देयर कंट्री एंड अस। वो गैस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, ऑयल पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, इवन की जो मिनरल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो बोलते हैं कि आप हमारे साथ जॉइंटली आप आके काम कीजिए। इवन कि अगर आपको माइनिंग के राइट्स चाहिए, हम आपको ज़मीन देने को तैयार हैं, माइनिंग आप कीजिए, उसकी एक्सट्रैक्शन कीजिए, उसको प्रोसेस कीजिए और अपने कंट्री में ले जाइए। अब आप सोच के देखिए, वहाँ से अगर रोड से आएगा तो कुछ किलोमीटर में हमारे कंट्री में पहुँच जाएगा। अगर सी से आते हैं तो वही जो ईरान के पास है वहाँ से सामान को लेके आना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ है जो आपको दिखता नहीं, लेकिन पाकिस्तान को मालूम है, चाइना को मालूम है, तुर्की को मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है कि क्या होने वाला है। पुतिन और मोदी जी इकट्ठे मिलकर सेंट्रल एशिया की कंट्रीज के साथ क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और हमें क्या बोला जा रहा है कि जी एक कंफर्टेबल स्टोरी बताई जा रही है कि चाबहार पोर्ट हमारे क्राउन ज्यूल है, अल्टीमेट गेटवे है सेंट्रल एशिया का। ये हमारा मीडिया बहुत बार बातें इसके ऊपर कर चुका है। ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक है कि हम पाकिस्तान को बाईपास कर देंगे और रशिया तक पहुंच जाएंगे। इतना आसानी से पाकिस्तान या चाइना या कोई और आपको पहुंचने नहीं देगा, ये मोदी जी को भी मालूम है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जो रीड नहीं कर रही वो ये है कि जो चाबहार पोर्ट है वो एक टेम्पररी हिकअप नहीं है, ये डिलेज होते रहेंगे, ये डेड आगे जाकर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये वक्त बताएगा। लेकिन मोदी जी तो बोलते हैं कि मेरे पास वेट करने का टाइम नहीं है। वैसे भी 76 के हो गए हैं, अगले साल तक उन्होंने रिटायर हो जाना है। आई डोंट वॉन्ट हिम टू रिटायर, लेकिन अगर वो रिटायर होते हैं तो आगे जाकर ये चीज़ों को कौन ठीक करेगा। इन चीज़ों के लिए करने के लिए बहुत लंबी एक प्लानिंग चाहिए होती है। मोदी जी 12 साल से इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान को हमने भिखारी बना दिया, उन्हीं के कंट्री में हमने स्यापा डलवा दिया, बलूचिस्तान अलग करवा दिया, उनके कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। पीओके उनके हाथ से निकलने वाला है और निकलना भी पड़ेगा, क्योंकि ये भारत के सर्वाइवल की और एक्सपेंशन की जो हमारी जो एक पॉलिसी है कि आगे हमने जाकर 2047 में एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, उसके लिए हमें सेंट्रल एशिया के जो रिसोर्सेज हैं वो हमें चाहिए। दोस्तों, आगे जाकर 2 ही चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी। एक, आपके पास ज़मीन कितनी है, दूसरा आप उसको कंट्रोल किस तरह से करते हैं, और तीसरा वो ज़मीन से जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे निकालते हैं और कैसे आप उसको यूज़ करते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर कंट्रोल या उसके साथ दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनाना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी आप क्लोजली वॉच करिए, 2026-27 में हमारा जो यूनियन बजट था, हमने क्या किया। बजट जब आया उससे पहले ही हमने ईरान को पैसे दे दिए
जितने हमने चाबहार पोर्ट के ऊपर देने थे, उसके बाद हमने एक भी रुपया उनको नहीं भेजा है। हमने पूरी फंडिंग को फ्रीज कर दिया। अगले साल हम देंगे नहीं देंगे इसके ऊपर भी कोई अभी विचार नहीं हुआ है। उसका रीज़न है कि जो चाबहार पोर्ट है हमने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। मिलेगा तो सही है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, कुछ और कर देंगे, लेकिन हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, ताकि अगर हम अपने हाथ से निकलने दिया तो चाइना वहाँ आगे बैठ जाएगा और हमारा हमेशा के लिए जो रास्ता है सेंट्रल एशिया का, अगर पीओके हमारे पास जल्दी से नहीं आता तो रुक जाएगा। इसलिए चाबहार पोर्ट को हम छोड़ेंगे नहीं और पीओके को जाने देंगे नहीं। वो वाला हाल हो गया है हमारी कंट्री का। बाकी यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब न्यू दिल्ली क्या कर रही है? हम रिट्रीट नहीं कर रहे, हम अपनी पॉलिसी को और डेवलप कर रहे हैं। वी आर पिवटिंग फॉरवर्ड। हम फास्ट फॉरवर्ड के अंदर हमने कुछ काम करना शुरू कर दिया। हम चाहते हैं कि एक मैसिव जो मल्टी कॉरिडोर है यूरो एशिया से वो भारत तक, वो बैकअप प्लान की तरफ वो बन जाए। एक ब्रिज जो कश्मीर से यूरेशिया तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये होकर रहेगा, क्योंकि पुतिन ने आपको हरी झंडी आपको दे दी है। हरी झंडी नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने बोल दिया आप आगे चलो। हरे रंग से तो मुझे वैसे ही बड़ी नफरत है बचपन से। दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि एक नया प्रपोजल है जो पुतिन ने हमें दे दिया, जिसके बारे में चाइना को और तुर्की को मालूम है, तभी 60 घंटे से वहां पे प्लेन लैंड कर रहे हैं। और दूसरा, जो कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का स्टैंड चेंज होता हुआ दिखाई देता है। ये सारी चीज़ों को मैं कनेक्ट करके आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक पोर्ट के बारे में बात नहीं रही दोस्तों, एक शैडो वॉर है। एक फिजिकल लैंड ब्रिज को क्रिएट करने का एक प्रयास किया जा रहा है। अब थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, थोड़ा डिटेल में जाएंगे डीपर कि क्या हो रहा है। अगर आपको फ्यूचर को अंडरस्टैंड करना है तो आपको थोड़ा सा प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों देखने पड़ेंगे। हमारा पास्ट में जो प्लान ए था वो था चाबहार पोर्ट। हमने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ईरान के साथ। हमने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पर इन्वेस्ट किए। गोल बड़ा सिंपल था, मुंबई से ट्रेन जाएगी ईरान चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट से वहां पर एक रेलवे लाइन है जो यूरोप और रशिया तक वो जाती है। लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत ब्रूटल होती है दोस्तों। ब्रूटल इस तरह है कि अप्रैल 26 जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक सैंक्शन का वेवर था चाबहार पोर्ट के ऊपर, वो एक्सपायर कर गया। उसके बाद भी हम ऑपरेट करते रहे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जो यूएसए के जो स्ट्राइक्स हैं ईरान के अंदर, वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गए थे जुलाई के अंदर। जो कॉरिडोर था वो चोक हो गया। जो सामान हमारा चाबहार से ये सेंट्रल एशिया और रशिया तक जा रहा था वो रिस्क पे आ गया था, एंड द रिस्क वाज टू हाई। हमें थोड़ा सा अपने ऑपरेशंस को पुल बैक करना पड़ा। बजट हमने जीरो ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन जो ट्रेड है वो कोई रुक नहीं सकता। इतनी बड़ी कंट्री है, उसको अगर ट्रेड को अगर करना है तो आपको चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ेगा। भारत ने क्या किया, हमने अपना जो फोकस है उसको हमने शिफ्ट कर दिया। हमने जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो चाबहार से होकर आ रहा था, हम उसके बजाय हम उसको थोड़ा सा ईस्ट की तरफ हम लेके जाते हैं। अब चाबहार पोर्ट को तो हमने बाईपास कर दिया। अब इंडियन कार्गो को अगर हमने शिफ्ट करना है कहीं भी भारत में या उधर लेके जाना है, तो हमने जो बंदर अब्बास पोर्ट है उसके ऊपर हमने अपने फोकस को शिफ्ट कर दिया। और वहां पे पहले यहां से जाता है बंदर अब्बास से वो जाता है केटीआई रेलवे के ऊपर, जो 900 किलोमीटर की रेलवे लाइन है जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये सबको कनेक्ट करती है हम इनके पोर्ट के साथ। बट देयर इज अ स्टोरी जो कि वाइड ओपन हो रही है। वो ये है कि जो सी रूट्स हैं वो वनरेबल होते जा रहे हैं। बॉस्फोरस स्ट्रेट है, उसमें स्यापा पड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, चोक्ड है। रेड सी चोक होती जा रही है। एक ड्रोन स्ट्राइक होती है, पूरे ग्लोबल शिपिंग लाइंस वो स्टॉप हो जाते हैं। रशिया को भी मालूम है, भारत को मालूम है, अमेरिका को, चाइना को, तुर्की को, पाकिस्तान को, ईरान को, सबको मालूम है कि ये जो है अब भारत के पास और रशिया के पास कोई और चारा नहीं है। इसलिए रशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, मैंने बहुत डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि उनके जो मराठ जो हैं प्राइम मिनिस्टर रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इंटरव्यू में क्या बोला, एक जियो पॉलिटिकल बॉम्बशेल उन्होंने गिरा कि अब हम जो ये मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं इसको हमें ये डेंजरस होते जा रहे हैं, हमें इन्हें बाईपास करना पड़ेगा। हमें नए रूट्स, डायरेक्ट रूट्स हमें निकालने पड़ेंगे। और हम प्रपोज करते हैं कि मॉस्को से लेकर न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली से इंडियन ओशन तक एक रेलवे लाइन बनाई जाए, ताकि ये सारे जो चोक पॉइंट्स हैं इनको बाईपास किया जाए। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। अगर आपको रशिया से सेंट्रल एशिया से भारत में आना है, जो भारत के जो ज्योग्राफी है उसके अंदर एक रोड ब्लॉक है। रोड ब्लॉक ये है कि अब अफगानिस्तान तक तो रेलवे लाइन डाल देगा रशिया, लेकिन अफगानिस्तान से भारत आना है तो बीच में आता है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर।
अब जैसे ही मॉस्को ने प्रपोज किया कि भाई मैं चाहता हूं कि वहां से न्यू दिल्ली तक एक रेलवे लाइन बने, दुनिया को मालूम है पाकिस्तान ये रेलवे लाइन कभी बनने नहीं देगा। तो लाइन बिल्कुल क्लियर है जो कि बीजिंग को, तुर्की को, वॉशिंगटन को और पाकिस्तान को वो समझ आ गई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो भी कंट्री जो ये लैंड पीस को कंट्रोल करेगा, यानी कि पीओके को, तो उसका मतलब है कि आपने यूरेशिया का जितना भी इकोनॉमिक फ्यूचर है उसको आपने कंट्रोल कर लिया, और जिसने यूरेशिया को कंट्रोल कर लिया उसने रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लिया। यह है पूरी की पूरी कहानी। तभी बोल रहा हूं, जब हमारे आजकल डिफेंस मिनिस्टर, सेंट्रल एशिया के कंट्रीज के लोग, पुतिन, हमारी गवर्नमेंट, इवन की जयशंकर जी, जो कि कभी भी ऐसी बात बोलते नहीं है कि पीओके हमारा पार्ट था, ये लेकर रहेंगे, इसी के ऊपर अब बातचीत होगी। इसका मतलब है कि सभी सेम पेज के ऊपर आपको दिखाई देते हैं, कुछ ना कुछ पीओके में अब होगा। वैसे तो पीओके में ऑलरेडी कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन अब ये पीओके नहीं, अब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर होगा और ये पूरा यूनिफाई भारत के साथ होगा। ये राइटिंग ऑन द वॉल है, पाकिस्तान को भी दिखता है। नाउ ये जो सारे के सारे थ्रेड्स हैं ये कोलाइड कहां करते हैं? कोलाइड यहां करते हैं कि रशिया की अब एक रिक्वायरमेंट है कि वो लैंड ब्रिज क्रिएट करना चाहते हैं भारत के साथ। उसका रीजन क्या है? रशिया ऑलरेडी चोक्ड है, दुनिया के सबसे ज्यादा सैंक्शनड कंट्री आज की डेट में रशिया है, जल्दी से उसके सैंक्शंस खत्म होने वाले नहीं हैं। अब होगा क्या? रशिया को एक वो चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए। चाइना के ऊपर वो विश्वास नहीं करता, जबकि चाइना रशिया का बहुत बड़ा एक ट्रेडिंग पार्टनर है। रशिया ने हमेशा ही भारत का साथ दिया है, भारत ने भी रशिया का साथ दिया है, इसलिए दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं। रशिया को लैंड ब्रिज की जरूरत ज्यादा है, हमारे से भी ज्यादा। इसलिए एक रीजन और भी है, चाइना ऑलरेडी सीपैक के थ्रू उसने इस एरिया को ऑलरेडी काटा हुआ है। वो अपना उसने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पाकिस्तानियों के ऊपर बेट लगाया, उसका बेट फेल हो गया। बट बीजिंग, उसको मालूम है कि अगर रशिया ने भारत के थ्रू, भारत के पास ये ट्रेड रूट को शुरू कर दिया, उसका सीपैक तो फेल हो गया, लेकिन रशिया का और भारत का जो ये लैंड रूट है ये फेल नहीं होगा। इसलिए अब हो क्या रहा है, जब आप फंसे होते हैं तो सुपर पावर क्या करती है, वो अपनी मोनोपोली को थ्रेटन होते हुए देखते हुए वो इस एरिया को मिलिटराइज करना शुरू करती है। इसलिए जैसे ही रशिया ने अनाउंसमेंट किया, उसके ठीक उससे 3 दिन पहले तो एक बन गया मक्का का वो जो था जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में, जबकि उसका फायदा कोई नहीं है, ना ही पाकिस्तान कभी भी सऊदी अरेबिया की हेल्प कर सकता है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? अटैक पे अटैक होते जा रहे हैं, पैनिक स्टार्ट हो गया पूरा का पूरा इस एरिया में। और अगस्त 18 को जो एविएशन ट्रैकर्स हैं उन्होंने नोटिस किया समथिंग टेरिफाइंग। मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था एंड आई वाज द फर्स्ट वन टू कवर दिस। चाइना में बैठा हूं तो भी कवर किया आपके लिए, क्योंकि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मामला था कि 60 घंटे से लगातार तुर्की और चाइना के जो ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं वो लैंड कर रहे हैं नूर खान बेस पे, बड़ा स्पेसिफिक है, और दूसरा मसरूर एयरबेस जो इनका कराची में है। नॉन स्टॉप वहां से प्लेन्स आ रहे हैं और इनको कार्गो दिया जा रहा है, इसको एरिया को मिलिटराइज किया जा रहा है और अनलोड किया जा रहा है। उस वक्त हमारे पास स्पेसिफिकेशंस नहीं थे, अब हमारे पास है एडवांस्ड ड्रोन्स, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस एयर सिस्टम्स, ये सारे के सारे दिए जा रहे हैं। और तुर्की के जो इंजीनियर्स हैं ऑलरेडी उन्होंने पाकिस्तान के साथ उन्होंने इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया कि जो उनका जो 5th जनरेशन का फाइटर प्रोग्राम है कान, वहां पर पाकिस्तान के इंजीनियर्स ऑलरेडी 200 से ज्यादा ट्रेनिंग लेते हुए आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये कोई रूटीन की एक्सरसाइजेस या प्लेन्स नहीं आ रहे, ये मैसिव कोऑर्डिनेटेड एक मिलिट्री एयरलिफ्ट है जो 2 दुश्मन कंट्री से पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए वो आ रहा है। लेकिन रश क्यों है, इतनी जल्दबाजी क्यों है? 60 घंटे से लगातार आप प्लेन क्यों भेज रहे हैं, वो भी हैवी वेपन्स के साथ? उसका रीजन है चाइना और तुर्की दोनों को मालूम है कि मोदी और पुतिन ये दोनों प्लानिंग क्या कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि जो पीओके के अंदर प्रोटेस्ट हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। कोई है जो इसको इंजीनियर कर रहा है। भाई मैं नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी ऐसे कोई काम करते नहीं है, हो सकता है सुमित जैन ने करवा दिया हो, लेकिन पीओके के अंदर आग लगी है और ये लगनी चाहिए थी। यही काम इन्होंने भारत में करवाया, आज वहां पर हो रहा है। नाउ दे नो, ये तुर्की को भी मालूम है, पाकिस्तान को भी मालूम है और चाइना को भी मालूम है कि ये टेरिटरी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो अनस्टेबल हो चुकी है। इसलिए जो इस्लामाबाद है उसको हेविली आर्म किया जा रहा है। बीजिंग और अंकारा पाकिस्तान को एक फोर्ट्रेस में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस ज्योग्राफी को लॉक किया जाए,
कहीं अगर ये पाकिस्तान से छूटकर ये भारत में आ गया तो होगा क्या, रशिया से भारत तक जो रेलवे कॉरिडोर है वो पूरा हो जाएगा, सेंट्रल एशिया साथ में कनेक्ट हो जाएगा, भारत फ्यूचर बन जाएगा पूरे एशिया का। चाइना ये नहीं चाहता है, इसलिए दे वांट कि जो यूरेशियन ट्रांजिट है उसको डिक्टेट चाइना करता रहे अपनी टर्म्स के ऊपर, कहीं रशिया और भारत इसको टेक ओवर ना कर ले। दोस्तों, हर एक्शन ट्रिगर करता है एक रिएक्शन को। अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो हमारे जो दुश्मन हैं वो भी कुछ सोच रहे हैं। कई लोग बोल देते हैं सर आपने तो बोला था ये हो जाएगा, अब ये हो गया। ये जियोपॉलिटिक्स है। अगर आप कोई दाव चलेंगे तो सामने वाला कोई दाव नहीं चलेगा, हर रोज चीजें चेंज होंगी। अल्टीमेटली ये कल्मिनेट कहां करता है, जिस दिन आपने लैंड अपना छीन कर वापस ले लिया उस दिन ये सारी जो प्लानिंग्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। तब तक आपकी ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं ये हर रोज चेंज होगी। प्लीज डो नॉट गो इनटू दोज काइंड ऑफ जो न्यूज आती है कई बार, ओ जी हमने ये कर दिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये चीजें इतनी आसानी से नहीं होती हैं। जिस दिन हो जाएंगी उस दिन हम बोलेंगे हाँ हो गई हैं। तब तक ये रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन ये चलता रहेगा। हम कुछ ट्रिगर करेंगे, सामने वाला कुछ करेगा, ये काउंटर मूव्स ये हर रोज चेंज होंगी। और जो साइनो टर्किश अलायंस है वो ट्रिगर भी कर रहा है एक अल्टीमेट वाइल्ड कार्ड को। हमने कुछ किया रशिया के साथ मिलकर, अभी तक हमने उसके ऊपर ना तो कोई टिप्पणी करी है ना ही उसे डिनाई किया है। नीदर वी एक्सेप्ट नॉट डिनाई वाला काम है भारत का। जबकि पुतिन ने बोल दिया मैं रेलवे लाइन को यहां तक लेके आने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, पूरा का पूरा अगर हम एरिया को देखें, पूरे कॉन्फ्लिक्ट जोन को देखें, उसमें सारे मेजर प्लेयर्स तो मैंने कवर कर लिए। अब उसके अंदर एक किरदार है जो अभी तक आया नहीं था, वो भी कूद चुका है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स। वो कंट्री जिसके ऊपर मैं कभी भी विश्वास करता नहीं हूं, क्योंकि ये हमेशा दूसरे कंट्रीज को लड़ा कर रखते हैं। अब वॉशिंगटन क्या कर रहा है? वॉशिंगटन हेट्स कि रशिया से भारत तक एक ट्रेड रूट बने, पहली बात तो ये है। लेकिन उसका जो वॉशिंगटन का जो हेट है वो चाइना, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर जो एक ट्रेड रूट अपने आपस में बना रहे हैं। दे अमेरिका हेट्स दैट इवन मोर देन रशिया से भारत तक एक रूट आना। अब होगा क्या, अगर बीजिंग ने पाकिस्तान का सीमा पूरा कर लिया और सेंट्रल एशिया को, यूरेशिया को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, तो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है पूरे रीजन के अंदर वो जीरो होता है। तो अमेरिका के पास एक चॉइस है कि क्या तुमने चाइना की दादागिरी को सहन करना है या भारत की रशिया के साथ मिलकर जो ट्रेड रूट है इसको तुमने सहन करना है। अब चॉइस तुम्हारी है। अमेरिका का जो दुश्मन है वो भारत नहीं, वो चाइना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं। अमेरिका की जो पूरा डॉक्ट्राइन है वो चेंज हो चुका है। रशिया इज नॉट देयर एनिमी नंबर 1 एनी मोर। अब उन्होंने पूरी की पूरी मिलिट्री, पूरे अपने रिसोर्सेज वो शुरू कर दिए हैं कि किस तरह से चाइना के राइस को हमने बंद करना है। अब अमेरिका अपने आप को वेज करने के लिए वो करता क्या है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर वो पहुंच जाता है। कोई भी गोली नहीं चलाई, उन्होंने कश्मीर का कार्ड शुरू कर दिया। सर्गेई गौर गए वहां पर, आपको मालूम है सब कुछ, बहुत वीडियोस बन गई कि वहां जाकर क्या बोलते हैं। वहां जाके बोलते हैं कि भाई भारत का इंपॉर्टेंट पार्ट है कश्मीर। ये क्यों बोला गया? ताकि वो पाकिस्तान को रेटल करें। पाकिस्तान के अंदर गुस्सा आया भी, उन्होंने इनके जो चार्ली डे जो अफेयर्स होते हैं उनको बुलाकर उन्होंने प्रोटेस्ट दे भी दिया। लेकिन जो फ्यूरियसनेस है उसके पीछे जो डैमेज था वो ऑलरेडी वॉशिंगटन करवा चुका था। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को एक तरह से डिस्प्यूटेड जो ये मामला है उसके बीच में एक्टिवेट कर दिया, जबकि भारत एक्टिवेटेड नहीं है। हमें पहले से पता है कि भारत का पार्ट था, तो इसमें हमें एक्टिवेट होने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान को मालूम है कि वो इस एरिया को छीन के हमारे से लेके जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए दे वर रेटल्ड। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि उन्होंने हमने क्या किया, क्वेश्चन ये है कि यूएसए ने ये क्यों किया। दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तान को गुस्सा दिलाया क्यों है? रीजन एक है, बिकॉज एक सिग्नलिंग होती है। वॉशिंगटन बीजिंग को और इस्लामाबाद को वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि हमें मालूम है कि तुम्हारे 60 घंटे से प्लेन्स लैंड कर रहे हैं, कुछ हथियार तुम भारत के खिलाफ यूज करोगे और कुछ ईरान को भेजने वाले हो। वी नो कि तुम ये पूरे के पूरे कॉरिडोर को मिलिटराइज कर रहे हो। ये अमेरिका बोल रहा है चाइना को और पाकिस्तान को। अगर तुमने यूरेशियन लैंड ब्रिज को लॉक करने की कोशिश करी, चाइना को बोला जा रहा है, तो हम भी पूरा डिप्लोमेटिक जो वेट है, जो सपोर्ट है, वो भारत के पीछे दे देंगे कि भारत जो क्लेम करता है कि ये पूरी टेरिटरी उसकी है, वी विल स्टैंड विद भारत अगर तुमने सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करने की कोशिश करी। दोस्तों, ये अमेरिका का एक ब्रिलियंट कैलकुलेटेड मूव था ताकि जो ये एरिया है वो कंटेस्टेड रहे, यहां पर स्यापा पड़ा रहे, किसी का भी कंट्रोल नहीं हो। ना रशिया का भारत तक रेलवे लाइन आएगी, ना ही सी पैक पूरा होगा और ना ही सेंट्रल एशिया चाइना कंट्रोल कर पाएगा।
एक मूव के साथ अमेरिका ने सारी चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये अमेरिका सोचता है, लेकिन पुतिन अपने सर्वाइवल के लिए और भारत का जो फ्यूचर है उसको कंट्रोल, उसको आगे लेके जाने के लिए अब हमारी मजबूरी है, हमें पीओके अब लेना पड़ेगा। अब जो हिडन रियलिटी है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की वो यही है, लेकिन उसके अंदर कई ऐसी चीज़ भी हैं जो अभी आगे जाके होने वाली हैं। वो क्या है? लॉजिस्टिक्स, ज्योग्राफी, ये जो कंट्रोल करेगा वही अपने फ्यूचर को कंट्रोल करेगा। और क्या चीज़ बोला? जो लैंड को यानी कि ज्योग्राफी को और लॉजिस्टिक्स जो ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करेगा वही अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। अब आगे आकर तीन चार चीज़ें हैं, हमेशा बोलता हूँ आगे क्या होगा, ये तो वो है जो अभी हो रहा है, जो मैंने कनेक्ट करके डॉट्स को आपके सामने बताया है। देयर विल बी शेडो वॉर्स जो आ रहे हैं, हमारी तरफ भी आएंगे और हमें भी दूसरे कंट्रीज में जाकर हमें करने पड़ेंगे। पहली बात यह है कि यूएस ट्रेजरी का डिपार्टमेंट है जो, वो अभी सितंबर अक्टूबर में उनकी मीटिंग होने वाली है अमेरिका के अंदर। वहां पे आप देखिए कि क्या जो सैंक्शन का वेवर है चाबहार के ऊपर, क्या अमेरिका हमें देता है कि भाई आप वहां पे ऑपरेट कीजिए, हमें आपको रोका नहीं जाएगा। अगर अमेरिका ने हमें वो चाबहार के ऊपर भी हमें वो दे दिया, वेवर दे दिया, इसका मतलब है कि उनका पूरा का पूरा वेट, उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक वेट वो भारत के पीछे उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। उससे होगा क्या? दूसरा एक और चीज़ है जो साहब में करेक्टेड होना चाहिए, हमारा अगले साल का जो बजट है, क्या उसमें हम दोबारा से 400 करोड़ रुपए जो हम हमेशा चाबहार पोर्ट के ऊपर हर साल ईरान को देते हैं, क्या हम उसको अनाउंस करते हैं? अगर ये दो चीज़ें हो गई, इसका मतलब है कि चाबहार दोबारा से रीएक्टिवेट हो गया और अमेरिका का पूरा डिप्लोमेटिक वेट हमारे पीछे है। दूसरा एक और है, अगर ये होता है तो जो रशिया का भारत के ऊपर ये जो लैंड रूट बनाने की कोशिश की जा रही है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि हमारा घर वो पूरा हो गया, प्लान ए पूरा हो गया। प्लान ए को करने के बाद प्लान बी के ऊपर लंबे तौर तक हम काम करते रहेंगे। यह है दूसरा चीज़। दूसरा एक और है, जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, उसकी अभी मीटिंग होने वाली है। वहाँ पर क्या वो एक रेजोल्यूशन को निकालते हैं कि जी रशिया के जो गुड्स हैं भारत की तरफ आने वाले, हम वो कभी भी आने नहीं देंगे? क्या वो चाइना के साथ मिलकर कोई नया कॉरिडोर, कोई नया सी पैक या कोई और चीज़, क्या उसको बनाने की वो प्लानिंग करेगा? अगर उन्होंने किया, इसका मतलब है कि चाइना और पाकिस्तान हमारा ये रूट कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। और तीसरा है तुर्की। जो तुर्की है, क्या वो जो फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान को देने की वो प्लानिंग कर रहा है, क्या उसने ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया या डिले कर दिया? अगर तुर्की ने डिले किया, इसका मतलब है कि अमेरिका का प्रेशर वो तुर्की के ऊपर आने लग गया। अमेरिका नहीं चाहता कि ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान को दी जाए, और अगर ये हुआ और तुर्की ने मना कर दिया कि ये टेक्नोलॉजी मैं पाकिस्तान को नहीं दूंगा, इसका मतलब है तुर्की को कंट्रोल कर लिया अमेरिका ने। दूसरी तरफ से भारत ने अपना चाबहार पोर्ट लेकर अपना ट्रेड रूट, क्योंकि मोदी जी बोलते हैं यार ट्रेड इज़ इंपॉर्टेंट, ट्रेड रूट्स आर इंपॉर्टेंट, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लंबे तौर तक हम लड़ते रहेंगे और इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर मेरी नज़र रहेगी। अगर ये हुआ, दिस विल गिव यू इंडिकेशन व्हाट इज़ कमिंग। दोस्तों, जो टेक वाइज है भारत के लिए वो एब्सोल्यूट है। अगर हमें चाबहार मिल गया तो भी बल्ले बल्ले, अगर पीओके मिल गया तो और भी ज़्यादा बल्ले बल्ले। इसका मतलब है जो एरा है कि हम एक सिंगल पोर्ट इन ईरान के ऊपर रिलाई करेंगे, वो एरा अब हम खत्म करने वाले हैं। फ्यूचर जो भारत का वेल्थ है, जो इंडिया का जो सिक्योरिटी है, हमारा जो डोमिनेंस है, वो रिलाई करता है मल्टीपल कॉरिडोर्स के ऊपर। सेंट्रल एशिया प्राइज है, रशिया पार्टनर है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर वो चाबी है। अल्टीमेट गोल, जो अल्टीमेट जो एंटायर मैप है, उसकी चाबी वो पीओके है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सेंट्रल एशिया के जो प्राइज है उसको लेने के लिए आपको ये चाबी खोलकर लगाकर आपको ताला खोलना पड़ेगा, और उसी ताले को खोलने के लिए पुतिन ने प्रपोज कर दिया, आई एम विद यू। सोने पे सुहागा। एक और चीज बता दूं आपको, इजराइल ने अभी अभी हमें एक स्टेटमेंट दिया कि भारत का साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। भारत ने भी जो गाजा में बाजा बजाया है उसके लिए सारे हथियार हमने ही दिए इजराइल को। अब इजराइल ने बोल दिया भारत को, आप जमीन पर, आसमान में या समंदर में, आपके हमें बताना है कि कहाँ पे स्ट्राइक करनी है, काम हो जाएगा। ये आखिरी पीस था जो मुझे आखिर में आपको देना था। जो ग्लोबल पावर्स हैं दोस्तों, जो मिलिट्री पावर्स हैं, वो अपनी उन्होंने बेट्स लगानी शुरू कर दी हैं इस एरिया के ऊपर। मिलिट्री प्लेन्स इसलिए लैंड करने शुरू कर दिए। डिप्लोमेट्स ऑलरेडी मूव कर रहे हैं एक दूसरे की कंट्रीज के अंदर, और जो गेम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। गेम है पीओके को अब कौन लेकर जाएगा। जिसके पास पड़ा है उसको डर है, उसके अंदर आग लगी पड़ी है, और पूरे वर्ल्ड पावर्स लगी हैं
कि भारत के पास या तो पीओके आ जाए या कोई लगा है कि इसके पास ना आए। कौन जीतेगा ये अब मोदी जी जानते हैं या वक्त बताएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।